Good morning, students. Today we shall read your lesson number 6, A Modern Miracle. Lesson 6, A Modern Miracle. आधुनिक चमत्कार. There are in our country, as in other countries of the world, thousands of handicapped persons, such as those who are blind or deaf and dumb. हमारे देश में, जैसा कि दूसरे देश में भी दुनिया के बहुत सारे हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो हैंडीकैप्ड हैं. हैंडीकैप्ड का मतलब अपाहिज. जैसे ब्लाइंड, अंधे, देख नहीं सकते, जिनका विजन इम्पेयर्ड है, या डेफ जो सुन नहीं सकते, या डम जो बोल नहीं सकते. In some cases these persons may have been born blind or deaf, and in others they may have gone blind or deaf as a result of some illness or accident. कुछ ऐसे केसेस हैं, कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें ये लोग जो अपाहिज हैं या जो कहीं ना कहीं से जिनमें कोई शारीरिक कमी है, या तो पैदाइशी ही इस तरह के हैं, या फिर किसी बीमारी की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से, या तो उनकी सुनने की शक्ति खत्म हो गई है, या फिर बोलने की शक्ति खत्म हो गई है, या देखने की शक्ति नहीं है. You sometimes hear people say of such handicapped person, इस तरह के जो अपाहिज लोग हैं, हैंडीकैप लोग हैं, उनके बारे में आपने सुना होगा लोग कैसे रिमार्क्स करते हैं. इट इज द वर्क ऑफ फेट. ये भाग्य के कारण ऐसा है, इसका भाग्य ही ऐसा है जिसके कारण इसमें ये कमी है. इट इज द विल ऑफ गॉड. यह ईश्वर की इच्छा यही है, इसलिए इस कमी को लेके ये पैदा हुए हैं. Some even say they suffer the consequences of their own actions in the past. कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि पुराने समय में, अपने पुराने जन्म में इन्होंने कोई पाप किए होंगे, इसलिए इस तरह के हुए हैं. आप सोचिए, जो व्यक्ति जन्म से इस तरह का है, जो व्यक्ति जन्म से किसी कमी, शारीरिक कमी को लेकर आया है इस दुनिया में, उसके लिए इस तरह की बातें करना क्या जायज़ है कि ये भाग्य की वजह से है, या इनमें कोई कमी होगी, या इन्होंने कोई पाप किया होगा, या ईश्वर की इच्छा है. इस तरह का कमेंट क्या सही है, एप्रोप्रिएट? बिल्कुल नहीं. Even parents of handicapped children often express such feelings and opinions. यहाँ तक कि जो माता पिता होते हैं वो भी इस तरह का ओपिनियन, इस तरह की भावनाएं अपने बच्चों के लिए रखते हैं. And they scarcely ever think of how they can help these unfortunate ones. कोई इस बारे में जानने की कोशिश नहीं करता, कोई इस बारे में समझने की कोशिश नहीं करता कि ये जो बेचारे दुर्भाग्यशाली बच्चे हैं, जिनमें इस प्रकार की कमी है कि वो देख नहीं सकते, या सुन नहीं सकते, या बोल नहीं सकते, तो इनकी मदद कैसे की जाए, इनको किस तरह से इनकी अपब्रिंगिंग हो कि ये बच्चे एक सेल्फ एस्टीम के साथ जी सके, एक सम्मान के साथ जी सके. इनमें सेल्फ अचीवमेंट की भावना कैसे डेवलप हो, ये नॉर्मल लाइफ कैसे लीड कर सकें.
लोग इस बारे में सोचने के बजाय उनके उस जो शॉर्टकमिंग है, जो कमी है, उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ये कोई जानने की कोशिश क्यों नहीं करता कि अगर कोई व्यक्ति देख नहीं पा रहा है तो हम उसकी उस कमी को, जो फैकल्टी उसमें कम है देखने की, सुनने की या बोलने की, उसको हम किस तरह से दूसरी चीज़ों से उसको इतना इक्विप्ड कर दें कि उस कमी का उसमें कोई प्रभाव ही ना पड़े। कोशिश ये होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि इस तरह के रिमार्क्स आते हैं, इस तरह का बोला जाता है, यहाँ तक कि पेरेंट्स भी इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करते कि वो अपने बच्चों को इन परिस्थितियों से कैसे निकालें, कि वो ये जो उनमें एक हैंडीकैप, जो कमी है, उस कमी को कैसे दूर किया जाए। This certainly is not the way to look at the problem of the handicapped. ये किसी के अपाहिज होने की समस्या को देखने का सही नजरिया नहीं है। Whatever may be the cause of their suffering, we have got to treat the handicap with sympathy and understanding. चाहे किसी के कष्ट पाने का कारण जो भी हो, देख नहीं सकता हो, जन्म से नहीं देख सकता है या किसी बीमारी की वजह से बोल नहीं सकता है, उसकी स्पीच नहीं है या सुन नहीं सकता है, बाय बर्थ हो या बाय एक्सीडेंट हो, हमको उसके साथ सहानुभूति और उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो तकलीफ उसमें है वो तो है, दैट इज ऑलरेडी देयर, और आपका एटीट्यूड उसको और ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर रहा है, खराब कर रहा है। वो इतने ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त होते जा रहे हैं कि कब हमेशा वो लोग बचने की कोशिश करते हैं पब्लिक से, भीड़ भाड़ से, कि लोग उनसे उसी तरह की या उनकी शॉर्टकमिंग्स के बारे में ही बात कर रहे होंगे। In many instances, physically handicapped children suffer neglect and are left to themselves in their homes. बहुत सारे इंस्टेंसेस में, बहुत सारे उदाहरणों में फिजिकली हैंडीकैप्ड जो चिल्ड्रन होते हैं, शारीरिक रूप से जो अपंग या अपाहिज बच्चे होते हैं, लोग उनको अनदेखा करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। नतीजा ये होता है वो बच्चे घर में कैद हो जाते हैं, वो अपने घरों में ही रहते हैं, बाहर निकलने में भी उन्हें तकलीफ होती है और माता पिता उन्हें बाहर निकालना भी नहीं चाहते। This makes their life extremely sad and lonely. आपको अगर कह दिया जाए अपने घर में बंद रहो, बाहर मत निकलो, तुम में ये कमी है, बार बार आपकी कमियों की ओर कोई इशारा करे, नेचुरल है, लाइफ बहुत अकेलापन लाइफ में महसूस होने लगता है और इंसान गहरे अवसाद में, डिप्रेशन में, दुख में डूब जाता है। ये जो कमियां होती हैं, ये कमियां उसके पूरे व्यक्तित्व को छिन्न भिन्न, खंडित कर देती है। Our first duty
is to make these children more happy and less lonely. हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि इन बच्चों की जिंदगी को सबसे पहले ज्यादा खुशहाल बनाएं और उनके साथ समय व्यतीत करें, जिससे जो एक अकेलेपन की भावना उन बच्चों के अंदर है वो दूर हो सके। जब हम उनका साथ देंगे, जब हम उनसे बात करेंगे, जब हम उनके साथ इंटरैक्ट करेंगे जैसा वो कर पा रहे हैं, तो उस केस में निश्चित रूप से जो एक अकेलापन उनके मन में चल रहा है, एक जो लोनलीनेस है उनके अंदर, वो दूर होगी और वो खुश महसूस करेंगे। Secondly, we have got to educate these children and help them to live as useful citizens by creating for them suitable opportunities to be employed. दूसरा काम जो हमको करना है वो ये कि हमको ऐसे बच्चों को एजुकेट करना है, शिक्षित बनाना है। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार होती है जिंदगी के हर क्षेत्र में। शारीरिक ताकत के ऊपर डोमिनेट करती है मानसिक ताकत। ये शिक्षा आपको मानसिक ताकत देती है। अगर कोई बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर है, शारीरिक रूप से अक्षम है, कोई ना कोई डिसेबिलिटी अगर उसमें है, तो उसको एजुकेट कीजिए। एजुकेशन जो स्ट्रेंथ, जो ताकत उस बच्चे को देगी, अपनी जिंदगी की बड़ी से बड़ी लड़ाई वो आसानी से जीत पाएगा। यहां हमको यही चीज देखना है कि इन बच्चों के लिए हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। पहली जिम्मेदारी, उनको खुश रखिए, उनका अकेलापन दूर कीजिए। दूसरी जिम्मेदारी, उनको पढ़ाइए, उनको अच्छी एजुकेशन एक्वायर करने में, प्राप्त करने में उनकी मदद कीजिए। और तीसरी चीज, उनके लिए मौके बनाइए जिससे उनको रोजगार मिल सके। आश्रित रहना, डिपेंडेंट रहना एक लाचारी या मजबूरी को प्रदर्शित करता है और कहीं ना कहीं मनुष्य के अंदर एक हीन भावना आती है। अच्छी एजुकेशन, अच्छा रोजगार, उनमें जो एक अचीवमेंट की भावना लाएगा, उससे वो अपनी हैंडीकैप जो डिसेबिलिटी है उसको ओवरकम कर पाएंगे, उस पे विजय प्राप्त कर पाएंगे और अपने आप को समाज में स्थापित कर पाएंगे। They will then have a sense of achievement. उनके मन में एक भावना आएगी कि हमने कुछ उपलब्धि हासिल की। And we can be happy that we have done our duty towards them. और हमारे मन में ये भावना आएगी कि जो हमको करना चाहिए था उन बच्चों के लिए हमने अपना कर्तव्य पूरा किया। In countries where the disabilities of the handicapped are treated with sympathy and understanding and attention is given to their education, there are, for instance, office assistants, teachers and lawyers among the blind. वो देश जहां पर
हैंडीकैप बच्चों की डिसेबिलिटीज़ को, उनकी कमियों को, उनकी कमज़ोरियों को बहुत सहानुभूति और अंडरस्टैंडिंग से, समझदारी से ट्रीट किया जाता है और उनकी एजुकेशन पर ध्यान दिया जाता है। वहाँ बहुत सारे ऑफिस असिस्टेंट्स, कार्यालय सहायक, शिक्षक, वकील अंधे होने के बावजूद इस तरह का काम कर रहे हैं। Deaf and dumb persons are similarly helped and provided with suitable employment. इसके साथ ही साथ जो श्रवण बाधित हैं, यानी सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते, वे लोग भी, उनको भी उनके अनुरूप, उनके अनुकूल एम्प्लॉयमेंट, रोजगार दिया गया है और वो लोग भी अपने पैरों पे खड़े होके पैसा अर्न कर रहे हैं, समाज में उनकी प्रतिष्ठा है। There are several instances to show that given the right kind of education and opportunity, a handicapped person can not only become a useful citizen but also achieve great things. बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, इंस्टेंसेस हैं। इंस्टेंसेस का मतलब उदाहरण, जो साबित करते हैं कि अगर सही शिक्षा, सही अपॉर्चुनिटी, सही मौका मिले तो एक अपाहिज या हैंडीकैप पर्सन भी एक बहुत बहुत यूजफुल सिटीजन, एक उपयोगी नागरिक बन सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर सकता है। जब आपकी एक फैकल्टी कमज़ोर होती है, वीक होती है, तो बाकी फैकल्टीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। The most remarkable instance of such a person is Miss Helen Keller, a famous woman whose life and achievements are a miracle of modern times. सबसे अच्छा अगर उदाहरण, सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल अगर आपके सामने रखा जाए कि किस प्रकार से एक अपाहिज व्यक्ति अपनी जिंदगी को कितना यूजफुल बना सकता है, कितना ऊंचा ले जा सकता है, तो इसमें सबसे पहले नाम आएगा मिस हेलन केलर, जिनकी जिंदगी को चमत्कार कहा जाता है, आधुनिक चमत्कार। Miss Keller became completely blind, deaf and dumb when she was scarcely 2 years old. Miss Helen Keller पूरी तरह से अंधी, बहरी और गूंगी हो गई थी जब उनकी उम्र मात्र 2 साल की थी। But she took the highest degrees that universities could offer. पर आपको आश्चर्य होगा, 2 साल में सुनने, बोलने और देखने की क्षमता खत्म हो जाने वाली ये लड़की बड़े होने के बाद इसने यूनिवर्सिटीज में वहां से दी जाने वाली सबसे ऊंची डिग्री को हासिल किया, सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री को हासिल किया, जो जिनकी सारी फैकल्टीज काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं,
वो भी शायद नहीं कर पाते। कैसे? Earned a name as a distinguished writer of her day and won many high honors। ना सिर्फ इतना ही कि उन्होंने विश्वविद्यालयों से दी जाने वाली सबसे बड़ी उपाधि को प्राप्त किया, अपने समय की महान लेखिका के रूप में उनका नाम रहा और बहुत सारे सम्मान, ऑनर्स उन्हें प्राप्त हुए। How did this person achieve all this? एक व्यक्ति जो बोल नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, वो इतना सब कुछ कैसे हासिल कर सकता है? आश्चर्य है, लेकिन कर सकता है। We learn about this miracle from the record that her teachers kept about her। ये जो हम आपको अभी बताएंगे मिस हेलन केलर के बारे में, ये हमने वहाँ से लिया है जो उनके टीचर्स ने उनका रिकॉर्ड रखा था, जिन्होंने मिस हेलन केलर को पढ़ाया। उन्होंने इस चीज़ का रिकॉर्ड रखा, उन्होंने इस चीज़ को नोट करके रखा कि हेलन कैसे पढ़ी, कैसे उन्होंने इन सारी चीज़ों को जानने समझने की बात हुई। ये आप देखेंगे इस लेसन में। हेलन वॉज बॉर्न in 1880 at Tuscumbia, a little town in northern Albania in USA, United States of America। यहाँ स्पेलिंग सुधारिए, Tuscumbia, TUSCUMBIA। आपकी बुक में टस्कॉम्बिया लिखा है, उसको चेंज कर लीजिए। That town is Tuscumbia, TUSCUMBIA। तो हेलन केलर का जन्म हुआ 1880 में टस्कम्बिया नाम के एक छोटे से शहर में। ये टस्कम्बिया कहाँ है? नॉर्दर्न अल्बानिया, USA। When she was only 19 months old, she was attacked by a strange kind of fever। 19 महीने की जब इनकी उम्र थी हेलन केलर की, तो एक बहुत ही अजीब टाइप का फीवर, बहुत ही अजीब, एकदम स्ट्रेंज फीवर, शायद लोगों का सोचना है मेनिंजाइटिस, ब्रेन फीवर, इसका अटैक उनको हुआ था। When the fever had gone, it was found that she had become blind, deaf and dumb। जब वो बुखार आया और उसके बाद वो बुखार चला गया, उतर गया, उस बुखार ने उनके सुनने, बोलने और देखने की क्षमता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। From her babyhood, Helen's eagerness to talk was very strong। अब सोचिए 19 महीने की छोटी सी बच्ची जिसकी सुनने, बोलने, देखने तीनों की क्षमता जा चुकी है। कैसे जानेगी इस दुनिया को? कैसे सीखेगी? कैसे हासिल करेगी उच्च शिक्षा जिसके बारे में आप जान रहे हैं? यह हेलन का स्ट्रगल। सोचिए कैसे किया होगा हेलन ने। मैंने आपको बताया 19 months ओल्ड हेलन, सिर्फ 19 महीने की हेलन, और उसकी देखने की, सुनने की, बोलने की शक्ति जा चुकी है। एक फीवर आया, वो फीवर आके जैसे ही उतरा, हेलन ये तीनों ही शक्तियों को खो चुकी थी। लेकिन from her babyhood, Helen's eagerness to talk was very strong। अपने बिल्कुल बचपने से ही
हेलन को बात करने की बहुत ज्यादा इच्छा होती थी, वो बोलना चाहती थी। कैसे बोलेगी? बोलने की क्षमता तो खत्म। She started learning to talk by signs. अब उसने संकेतों की मदद से बोलना सीखना शुरू किया कि कैसे वो अपनी बात को संकेतों के जरिए बोले। A shake of head meant no, सिर हिला दिया नहीं। A nod, yes, ऊपर नीचे सिर हिलाया, yes। A pull, कम, किसी को खींचा यानी मेरे साथ आओ। Push, किसी को धक्का दिया, go, जाओ। Helen's parents felt strongly that they should not deny her the benefits of education. हेलन के माता पिता को लगा शिक्षा के लाभ से, शिक्षा के बेनिफिट से इस बच्ची को वंचित रखना उचित नहीं है। Particularly because she showed such eagerness to learn, क्योंकि इतनी ज्यादा उत्सुकता वो दिखा रही है सीखने के लिए, जानने के लिए, और आज उसको वैसा ही छोड़ दिया जाए तो ये तो उसके साथ गलत हो जाएगा। They wrote to several persons and were able to secure the services of a very capable teacher for their daughter. उन्होंने बहुत सारे लोगों को लिखा और ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी उनके साथ कि एक बहुत 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 अच्छी टीचर मिली उनके लिए। She was Anne Mansfield Sullivan. Anne Mansfield Sullivan, मैं आपको बता दूं, हेलन केलर के साथ अपनी मृत्यु तक थी, लास्ट तक हेलन के साथ वो बनी रही। और हेलन का नेचर जैसा उनके पेरेंट्स और टीचर्स ने लिखा है, उनके टीचर्स ने लिखा है स्पेशली, शी वॉज वाइल्ड, बहुत तेज गुस्सा, बहुत ऑब्स्टिनेट, बहुत जिद्दी। लेकिन उनकी टीचर इतनी अच्छी थी, जो कुछ हेलन बनी वो अपने शिक्षकों के कारण बनी। उसके अंदर जो था वो तो था, उसको बाहर लाने की जो सारी जिम्मेदारी ली, उसमें इस शिक्षिका, अंडरलाइन कर लीजिएगा, एन मैन्सफील्ड सलिवन, नोन टू बी एन एक्सपर्ट इन टीचिंग द ब्लाइंड। उनके बारे में कहा जाता था कि जो लोग दृष्टि बाधित हैं, जो लोग देख नहीं सकते, उनको पढ़ाने के लिए इससे बेहतर कोई शिक्षक नहीं है। Miss Sullivan had herself been a blind for a time, but had recovered her eyesight. आपके मन में ये बात आएगी, एन मैन्सफील्ड सलिवन हेलन को पढ़ाने के लिए इतनी उत्सुक क्यों हो गई, या एक्सपर्ट कैसे बनी वो दृष्टि बाधित लोगों को पढ़ाने की। यहां इसका आंसर है, अंडरलाइन कीजिए। मिस सलिवन खुद एक समय तक ब्लाइंड थी, कुछ समय के लिए उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, परंतु उन्होंने अपनी आईसाइट को, उन्होंने अपनी दृष्टि को रिकवर कर लिया। उनकी दृष्टि, ये कहा जाए, रिकवर हो गई, वापस आ गई। लेकिन कुछ दिनों तक जो उन्होंने दृष्टि न होने का दुख झेला, उससे ब्लाइंड लोगों के लिए उनके मन में एक सिंपैथी आ गई। Her experience of blindness had given her sympathy for blind children,
and she determined to spend her whole life to help at least one blind child to acquire the benefits of education. थोड़ी देर समय के लिए जो उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, उससे उनके मन में जो एक सहानुभूति आ गई कि मुझे अपनी लाइफ में कम से कम एक बच्चा जो कि दृष्टि बाधित है, जो कि ब्लाइंड है, उसको मैं एजुकेशन का फ़ायदा ज़रूर दिलवाऊंगी, मैं उसको एजुकेट करूंगी, पढ़ाऊंगी। To Helen, Miss Sullivan became the light of her life. और हेलन के लिए मिस सलिवन उनकी जिंदगी की रोशनी के रूप में रही, लाइट के रूप में रही। मिस सलिवन्स जॉब was not an easy one, particularly because Helen had a wild nature and was self-willed. मिस सलिवन का जॉब काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि हेलन का नेचर बहुत 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 वाइल्ड था। उसको टेम नहीं किया जा सकता था, उसको रोका नहीं जा सकता था, और वो बहुत जिद्दी लड़की हुआ करती थी। बट मिस सलिवन वॉज इक्वल टू द टास्क। जितनी जिद्दी, जितनी वाइल्ड नेचर की हेलन थी, उतनी ही परसिस्टेंट उसकी टीचर थी। बिल्कुल इक्वली। उन्होंने अपनी जिद भी नहीं छोड़ी कि मैं इस लड़की को पढ़ाना बंद करूं, मुझे इसको पढ़ाना ही है। हेलन लेटर रोट अबाउट हर। बाद में हेलन ने अपनी उस टीचर के बारे में लिखा, She has not had a vacation for 12 years. 12 वर्षों तक कोई छुट्टी मिस सलिवन ने नहीं ली। Think of it, सोचिए। And all that time she had been the sunshine of my life. और उन 12 सालों तक मेरी जिंदगी की सनशाइन रही वो, मेरी जिंदगी में धूप की तरह से बनी रही वो, चमक की तरह से बरकरार रही। मिस सलिवन बिगैन विद द टीचिंग ऑफ वर्ड्स। अब हम जानेंगे कि मिस सलिवन ने शब्द कैसे सिखाए। She spelled them on Helen's fingers. शब्दों को हेलेन की उंगलियों पे वो स्पेल किया करती थी। The first word she taught Helen was DOLL. पहला शब्द जो उन्होंने हेलेन को सिखाया वो था डॉल। डॉल यानी गुड़िया। फिंगर्स ओ, इस तरह से उन्होंने किसी तरह से डी बनाया होगा, ये बन गया डी। तो फिंगर की डिफरेंट पोजीशन से, फिंगर्स को डिफरेंट पोजीशन में ला के वर्ड्स को सिखाना शुरू किया उन्होंने हेलेन को, और पहला वर्ड जो हेलेन ने सीखा दैट वाज डॉल। Different positions on the fingers stood for different letters. उंगलियों की अलग अलग पोजीशंस, अलग अलग स्थितियां अलग अलग लेटर्स को डिनोट करती थी। A, B, C, D उंगलियों के माध्यम से बना के हेलेन की उंगलियों से बनाती थी, जिससे हेलेन महसूस कर सके। Miss Sullivan held Helen's fingers lightly in her hand while she made the signs. धीरे से हेलेन का हाथ पकड़ के बहुत धीरे धीरे उसकी उंगलियों को, जैसा उनको जिस लेटर का शेप देना है उस फिंगर से, उस शेप को देते हुए वो साइन बनाया करती थी। Helen did not at that time know that she was spelling a word.
हेलेन ये नहीं समझ पाती थी उस समय कि ये उनकी टीचर एक वर्ड को स्पेल करके बता रही है, किसी शब्द की स्पेलिंग बता रही है, और इवन दैट देयर वर एनी सच थिंग्स एज वर्ड्स। वो ये भी नहीं समझ पाती थी कि शब्द जैसी भी कोई चीज होती है। She was simply making her fingers go in exact imitations of the signs made by Miss Sullivan with her fingers. जैसे मिस सलीवन उनकी उंगलियों से डिफरेंट लेटर्स, तरह तरह के अक्षर बनाती थी, वो वैसा ही प्रैक्टिस करती रहती थी। When she had succeeded in making the letters correctly, her heart was filled with pleasure and pride. जब कोई लेटर अच्छे से हेलन बना लेती थी अपनी उंगलियों से, मिस सलीवन खुशी से और गर्व से भर जाती थी। Later she learned to spell a great many words such as pin, hat, cup, sit, stand and walk. उसके बाद हेलेन ने बहुत सारे शब्दों की स्पेलिंग बनाना सीखा, जैसे पिन, हैट, कप, सिट, स्टैंड एंड वॉक। One day Miss Sullivan held her hand under a tap and then spelled out W-A-T-E-R. एक दिन मिस सलीवन हेलेन को लेके गई नल के नीचे, नल को चालू कर दिया, उसका हाथ नल के नीचे, और नल के नीचे ही उन्होंने उसकी उंगलियों की पोजीशन से लेटर्स लिखे, बनाए उंगलियों के डिफरेंट पोजीशन से, W-A-T-E-R, water. Suddenly Helen realized that her teacher was trying to tell her something. हेलेन ने रियलाइज किया कि उनकी शिक्षिका उनको कुछ बताना चाह रही है। ये जो डिफरेंट पोजीशन बना रही है उंगलियों से, इसका जो उसके हाथ पे गिर रहा है उससे कुछ संबंध है। ये जो वो महसूस कर रही है, इसका इन उंगलियों की पोजीशन से कुछ संबंध बन रहा है। The idea of language as a means of giving expression to thought was gradually being revealed to her. भाषा के द्वारा अपनी भावनाओं को उजागर किया जाता है, रिवील किया जाता है, बताया जाता है। ये उस दिन हेलेन के समझ में आया। She knew that water means the wonderful cool something that was coming down on her hand. वो समझ गई, वाटर का मतलब कुछ आश्चर्यजनक ठंडा सा जो उसके हाथ पे गिर रहा है। The living word awakened her soul. ये जो जीता जागता शब्द उन्होंने सीखा, वाटर को एक्सपीरियंस करते करते उससे कोरिलेट किया वाटर को, आत्मा उनकी जागृत हो गई। Gave it hope and joy as it was set free. इतनी खुश, इतनी उम्मीद आ गई, ऐसा लगा वो मुक्त हो गई अपनी सारी जो उनके अंदर कमजोरियां थी उससे। She now gave her whole attention to learning a number of words, and in 3 months she had learned 300 words.
इसकी उनके टीचर्स की जो अकाउंट है जो उन्होंने हेलन के बारे में लिखा है, वाटर शब्द सीखने के बाद हेलन जिस चीज को भी टच करती थी वो तुरंत चाहती थी कि मिस सलीवन उनके उंगली पे पोजीशनिंग करके लेटर्स की बताएं वो क्या है। इतनी क्यूरियस हो गई थी, जिस चीज को भी वो टच करें वो उसके बारे में जानने की कोशिश करें ये क्या है। और इस क्यूरियोसिटी ने उनको 3 महीने में 300 से भी ज्यादा शब्द सिखा दिए। Miss Sullivan kept from day to day a record of how Helen learned each sound and each word. Miss Sullivan ने एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा, नोट करके रखा कि हर एक ध्वनि को, हर एक साउंड को और हर एक शब्द को हेलन कैसे सीख रही हैं। The learning of each word was a little drama. हर एक शब्द को सीखना उनके लिए छोटे से नाटक जैसा होता था। रियल लाइफ एक्सपीरियंस ना वो सुन सकती हैं ना ही देख सकती हैं, तो उसको छू के देखेंगी, एक्सपीरियंस करेंगी, तभी वो उसको सीख पाएंगी। Miss Sullivan often took the girl out into the open and explained to her how the rain came, how the trees and plants grew. मिस सलीवन अक्सर उनको ओपन फील्ड्स में ले जाती थी, खुले मैदान में, और उनको सिखाती थी बारिश कैसे होती है, पेड़ पौधे कैसे उगते हैं। Helen picked up frogs and caught butterflies, and feeling them gently with her fingers, she learned a great deal about animals. हेलन मेढक पकड़ लिया करती थी, तितली पकड़ लिया करती थी, और धीरे धीरे हाथ से, उंगलियों से छू के उस जीव को जो उन्होंने पकड़ा है उसे वो महसूस करती थी। और इस तरह से बहुत सारी चीजें वो एनिमल्स के बारे में जानने लगी। She kept her teacher busy trying to answer her questions. पूरे समय वो अपनी टीचर को बहुत बिजी रखती थी, पूरे समय वो अपनी टीचर को बिल्कुल व्यस्त करके रखती थी। Who put salt in the sea? समुद्र में नमक किसने डाला? What was an egg before it was an egg? एक अंडा होने के पहले क्या था? What makes the sun so hot? सूर्य इतना गर्म क्यों है? Who made God? ईश्वर को किसने बनाया? ये सारे प्रश्न थे जो हेलन पूछा करती थी, और इनका जवाब देने के लिए मिस सलीवन वहां पर थी। नेक्स्ट टू इट, हेलन लर्न टू रीड थ्रू द ब्रेल सिस्टम। उसके बाद हेलन ने सीखा ब्रेल सिस्टम। ब्रेल मैं आपको बताऊं, वर्ड्स रेज्ड लेटर्स के रूप में होते हैं। जो लेटर्स होते हैं वो रेज्ड होते हैं और डॉट्स के फॉर्म में होते हैं। जो देख नहीं सकते वो उन डॉट्स को सिर्फ अपने हाथों से महसूस करते हैं और उससे वो पहचानते हैं कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। ब्रेल, a kind of writing which blind people can read by touch. हाथ से छू के सीखने वाली चीजें, ये है ब्रेल। आपको ये जानना है हेलन ने ब्रेल कैसे सीखा। As soon as she could spell a few words, her teacher gave her pieces of cardboard on which there were words in raised letters. जैसे ही कुछ शब्दों की स्पेलिंग हेलन सीख गई, उनकी टीचर ने उनको कार्डबोर्ड के पीसेस दिए, कार्डबोर्ड के टुकड़े दिए, जिस पे शब्द रेज्ड लेटर्स, उठे हुए, उभरे हुए लेटर्स के रूप में लिखे हुए थे। These letters were in the form of dots in different positions. और जो लेटर्स उसमें थे वो
डॉट्स के फॉर्म में थे, जो डॉट्स अलग अलग पोजीशन पे बने हुए थे। Helen learned to read by feeling these dots with her fingers. अब हेलन क्या करती थी, जो डॉट्स थे उसको अपने हाथों से टच करके, फील करके समझने की कोशिश करती थी कि यहाँ पर क्या लिखा है। She quickly learned to read words and sentences. बड़ी जल्दी उन्होंने शब्दों को और वाक्यों को पढ़ना सीख लिया। Thus, in the course of time, she was able to read books in Braille. और इस तरह से समय के साथ इतनी एबिलिटी हेलन में आ गई कि वो ब्रेल लिपि में लिखी हुई किताबों को पढ़ लेती थी। इसके आगे किस तरह से हेलन ने बोलना, लिप रीडिंग सिस्टम कैसे सीखा, वील सी दैट इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।